हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुशवाहा और आज हम बात करने वाले हैं सेल के अंदर मिलने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के बारे में जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ प्लूरल टर्म, ओके। इसका सिंगुलर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज नथिंग बट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में वी नो वेरी वेल दैट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर क्वाइट एब्सेंट, राइट। अगर हम इसके शेप के बारे में बात करें और हम इसके साइज के बारे में बात करें तो ये दो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। शेप जो है इसका वो वेरी करता है, ये सिलिंड्रिकल शेप का हो सकता है, सॉसेज शेप का भी हो सकता है। साइज के बारे में बात करें तो साइज भी इसका वेरी कर सकता है। तो स्टेटमेंट एक ऐसा आ सकता है कि द शेप एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज, ओके, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम इसके डायमीटर के बारे में बात करें तो इसका जो डायामीटर है वो होता है लगभग 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में, और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर के बीच में। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग और एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा एम्फेसिस करना है इसके ऊपर। ओके, अब बात करते हैं अकरेंस के बारे में। तो अकरेंस जो है मतलब कहां मिलता है, ये तो हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई सेल ऐसी है जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी ज्यादा होगा। और अगर कोई सेल है जिसमें जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम है, लो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। तो हम सिंपल लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। अगर जनरली लिखा है तो ये हो सकता है 1 to many। देखिए, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एक ही सेल है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद दो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, या तो 1 होगा या मैनी होंगे। ये कुछ एल्गी में मिलता है, ठीक है, जो यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह जो होती हैं उनमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो 1 to many देखने को मिलता है और डिपेंड करता है ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। वैसे जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है, बर्ड की फ्लाइट मसल सेल में बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ द बर्ड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैच्योर आरबीसी होती है, ठीक है, मैमल्स होते हैं उनमें जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं, इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होता है। हमको पता है कि जो आरबीसी होती है उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है उसमें, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करें तो पहले हम देख चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स मिलेंगी आपको इसमें। एक होगी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होगी क्या, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होगी आउटर मेम्ब्रेन और एक होगी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लिपिड प्लस
प्रोटीन। और जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये देखो, लिपिड और प्रोटीन यहां पे भी है, लिपिड और प्रोटीन यहां पे भी है, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहां पे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है उसका कंटेंट प्रोटीन के कंटेंट से ज्यादा है। मींस इन आउटर मेम्ब्रेन more amount of lipid is present as compared to the amount of protein, and in inner membrane जो लिपिड है उसका कंटेंट प्रोटीन से कम है, और we can say that in inner membrane more amount of protein is present as compared to the amount of lipid present in the inner membrane, ठीक है। अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ पोरेंस, जो प्रोटीनेशियस चैनल्स होते हैं, पोरेंस प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये है क्या, ये एक तरीके से वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। क्यों है, देखो एक्चुअली क्या है, ये लिपिड का कंटेंट इसमें ज्यादा है, तो जो भी एनायनिक सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करना है तो ये पोरेंस के थ्रू मूव कर जाते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में हमको पता है कि प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा हम और देखेंगे, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये फोल्डेड होती है टुवर्ड्स इनर साइड, ठीक है। और अंदर की तरफ ये जो फोल्ड बनाती है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें जो फोल्ड्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ बनते हैं, उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या करते हैं ये क्रिस्टी, ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। अभी हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो, मोर एंड मोर सरफेस एरिया इज प्रेजेंट फॉर द अकरेंस ऑफ दिस रिएक्शंस। तो उसके लिए क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड बना लेती है, उस फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और क्या होता है इनर मेम्ब्रेन पे, ये लाइन विथ F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, इन पर कुछ F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम देखने वाले हैं इनको, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंटरी पार्टिकल्स, ठीक है। तो F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 भी बोला जाता है इनको, या ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये कहां पे होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे, पूरी इनर मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होते हैं। अभी कैसे होते हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल्स को फर्नांडीज मोरन पार्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर भी इनको नेम किया जाता है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है F0 F1, ऑक्सीजोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बात थी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखने वाले हैं डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो जल्दी से आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया के शेप के बारे में बात करें, सॉरी जो अंदर इसका डायग्राम के बारे में बात करें, तो ये बना दी हमने आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और इसी में ये हमने कुछ फोल्ड्स के साथ बनाई है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारी क्या, आउटर मेम्ब्रेन,
और ये जिस पे हम फोल्ड्स बनाए हुए हैं इसको बोली है हमने इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब मैंने बोला था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ आपको अंदर की तरफ फोल्ड्स मिलेंगे, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं दिस इज नथिंग बट क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं हम क्या? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनस चेम्बर। ठीक है, तो ये अच्छा, अब अगर हम दोनों मेम्ब्रेन्स की आउटलाइन को देखें, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो देख के ऐसा लग रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर उसके जो ल्यूमेन है वो इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है कि नहीं? तो अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप देख सकते हैं कि ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया है। एक तो है क्या? आउटर कंपार्टमेंट, और एक है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, कहां है? तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, दिस जिसको हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला था या इंटर मेम्ब्रेनस चेम्बर बोला था, इसी को हम बोलेंगे हमारा आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये द कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। ओके, इनर कंपार्टमेंट को ही बोला जाता है मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देख लिया कि जो I mean to say the lumen of the mitochondria is divided into two compartments due to the presence of inner membrane. Outer compartment between the outer membrane and the inner membrane, and inner compartment which is present inside the inner membrane, and it is also known as matrix. Inner compartment में जो inner membrane है इस पे finger like projections हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। अच्छा, हमने एक और बात की थी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पे कुछ F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं? ये पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पिन और हेड, पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस ये पूरी इनर मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिलेंगे। दिस लाइक पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो कील होती है ना, कील के जैसा होता है बिल्कुल ही। तो इनको हम बोलते हैं, ये है हमारे क्या? ऑक्सीजोम्स। यही है F0 F1 पार्टिकल, और यही है हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा, अगर इनर कंपार्टमेंट के बारे में हम बात करें, इसको ऐसे बना लेते हैं हमें रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा इनर कंपार्टमेंट और ये है हमारा आउटर कंपार्टमेंट।
और यहाँ पे ये लगे हुए हैं क्या, F0 F1 पार्टिकल्स, और ये हमारा क्या, क्रिस्पी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने देखा था। अब अगर इनर कंपार्टमेंट की हम बात करें तो ये क्या है, क्रेब्स साइकिल, इसी को हम बोलते हैं TCA साइकिल। TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल अकर्स हियर। एक्चुअली अगर हम देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एक साइकिल आती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो वो वहां पर इनर कंपार्टमेंट के अंदर होती है। क्यों होती है? बिकॉज all enzymes of Krebs cycle। Krebs cycle एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें एंजाइम्स लगते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो Krebs साइकिल को करने के लिए जितनी भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे। हाँ सर, बिल्कुल लिखा हुआ है आपने, ऑल द एंजाइम्स फॉर द क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नो, एंड व्हाई इट इज नॉट रिटन ऑल? जनरली ऑल एंजाइम्स। एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन। एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है वो इनर कंपार्टमेंट या फिर मैट्रिक्स में नहीं होता। तो कहां होता है? इट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, ये इनर कंपार्टमेंट में नहीं होता है, ये इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। बाकी सारे के सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के जो है वो आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो होगा वो मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको कहां पे, ये जो मेम्ब्रेन है इस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई। अच्छा, थोड़ा और देखते हैं इनर कंपार्टमेंट में और क्या होता है। तो इनर कंपार्टमेंट में तो हमने देख लिया कि क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका जो पार्ट है क्रेब्स साइकिल, वो इनर कंपार्टमेंट में होता है। अच्छा, और क्या होता है इनर कंपार्टमेंट में? इनर कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा नेकेड सर्कुलर डीएनए प्लस 70S राइबोसोम। अच्छा, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इट्स ओन डीएनए। अच्छा, न्यूक्लियस में तो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के अंदर नहीं है, वो नेकेड है, ओपन सर्कुलर डीएनए। अच्छा, लीनियर नहीं है, सर्कुलर डीएनए। और इसी के पास एसोसिएशन में आपको मिलेंगे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो गया, सर्कुलर है, और ये मिल गए यहाँ पे क्या, 70S राइबोसोम, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है फिर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने प्रोटीन्स बना सकता है। वेरी गुड, यस, करेक्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे प्रोटीन बना देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन या कुछ एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर, वो खुद सिंथेसाइज करता है, एंड सम पार्ट ऑफ द एंजाइम्स और सम पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स
which are required inside the mitochondria, they are synthesized using the DNA present in the nucleus. तो mitochondria can only partially synthesize its own enzymes और protein. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे mitochondria can synthesize some of its proteins. सारे के सारे बना सकता है नहीं, तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. ठीक है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है. ये इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन कि राइबोसोम जो होता है वो 80S नहीं होता है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में तो 80S राइबोसोम मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलता है वो 70S राइबोसोम मिलता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा होता है. ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी सिमिलरिटी देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से. ठीक है, तो उसमें 70S राइबोसोम मिलता है, और इन दोनों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन का पार्ट खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है. इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल. गॉट इट? वेरी गुड, थैंक यू. आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने अभी सुपरफिशियली देख लिया. इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन पर फोल्ड्स हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं. इनर मेम्ब्रेन पे कुछ पिन लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है, इसको हम F0F1 पार्टिकल बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा इसको हम जूम करके देखते हैं. अगर हम इस पार्ट को जूम करके देखें यहां पे, तो ये तो मिलेगी हमको यहां पे आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसमें कुछ पोरन्स भी प्रेजेंट होते हैं. हाँ, होते हैं. तो ये बना दिया हमने क्या, पोरन. ठीक है, कुछ देख पा रहे हैं, ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाइलेयर्ड होती है, ये भी बाइलेयर्ड है. फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है इसमें, प्रोटीन भी प्रेजेंट है. और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये बना दी हमने इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी. तो दिस मेम्ब्रेन, ये वाली, ये है क्या, इनर मेम्ब्रेन. और ये इनर मेम्ब्रेन का क्या है, क्रिस्टी. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, आउटर कंपार्टमेंट. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ये मिलेगा हमको यहाँ पे मैट्रिक्स. ठीक है, कुछ भूल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमको मिलेंगे ये F0F1 पार्टिकल्स. ओके, ये मिल रहे हैं हमको यहाँ पे क्या, F0F1 पार्टिकल्स. these are oxysomes. या ये क्या है, F0F1 पार्टिकल्स. ठीक है, बार बार सर F0F1 पार्टिकल के बारे में बात आ रही है, काम क्या है इसका, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस F0F1 पार्टिकल, इतना क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेशन होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हाँ बिल्कुल होती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. हाँ, इसलिए बोलते हैं. लेकिन ये एनर्जी माने एटीपी, ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है
इसमें एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में सेलुलर रेस्पिरेशन करके जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? ये यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन में मैंने ये जो कुछ सर्कल जैसे बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। और एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम होता है वो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होता है, और फिर उसके बाद वहां से एटीपी का सिंथेसिस होता है। अच्छा, ये कैसे होता है फिर एटीपी का सिंथेसिस? इसमें देखिए, यहां पे क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने ये कुछ बनाया, ये मान के ये हमने क्रिस्टल बना दिया, और यहां पर ये है क्या? आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि यहाँ पे ये जो F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है? देखो, F0 F1 पार्टिकल जो होता है उसका जो F0 पार्ट है दिस, ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, दिस इज एम्बेडेड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। यहां पे निकला होगा एक कनेक्टर जिसको हम बोलेंगे स्टॉक, और यहां पे एक निकला होगा इसका हेड। ठीक है, तो ये है F0, ये है हमारा F1। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये क्या है? स्टॉक। ठीक है, होता क्या है? एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है? अभी तक मतलब आपने बोल दिया कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हाँ, होता है। एटीपी का सिंथेसिस होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बनता कैसे है ये? ठीक है, यहां पे जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं, these are responsible for oxidative phosphorylation। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब होता है एडीपी प्लस आईपी के जुड़ने से एटीपी का सिंथेसिस होना, और यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हम बोल रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, सिंपल टर्म्स में बोला जाए सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ और बाय जॉइनिंग ऑफ और बाय द रिएक्शन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एटीपी का बनना, ये फॉस्फोराइलेशन। तो क्या होता है कि यहां पे एडीपी प्रेजेंट है और यहां पर आईपी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स था ना, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी थी, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आउटर कंपार्टमेंट है, यहां पर H+ आयन, ये कैसे होता है? ये अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि ये होता कैसे। अभी के लिए इतना समझिए कि जो आउटर कंपार्टमेंट है उसमें H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, और इनर कंपार्टमेंट जो है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है यहां पर वो कंपैरेटिवली लो होती है। ठीक है, अब आप देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है।
तो यहाँ पे जनरेट होगा एक तरीके से पॉजिटिव पोटेंशियल, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिसकी वजह से ये जो H प्लस आयंस हैं इनके पास होगी एनर्जी. These are energized H plus ion. Why? Because it has, this side has higher potential as compared to this side. अब यहां पर ये जो H plus ion है, ये H plus ion यहां से F0 F1 पार्टिकल से मूव करेगा इनर कंपार्टमेंट की तरफ. क्यों करेगा ये मूव? क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा है और यहाँ पे H प्लस आयन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और इनर कंपार्टमेंट में जाएगा. जब ये H प्लस आयन आउटर कंपार्टमेंट से इनर कंपार्टमेंट में मूव करता है तो उसमें एनर्जी है, ये एनर्जाइज्ड H प्लस आयन है, और इस एनर्जाइज्ड H प्लस आयन की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करके ये ADP और IP ये जुड़ जाते हैं और यहाँ पे सिंथेसिस हो जाता है किसका? ATP का. एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर एनर्जी करेंसी. ये एनर्जी का सिंथेसिस हुआ. कैसे हुआ एनर्जी का प्रोडक्शन या एनर्जी कैसे, ATP कैसे बना? यहाँ पे H प्लस आयन की जो एनर्जी थी, जब H प्लस आयन इस इनर मेम्ब्रेन को F0 पार्टिकल के थ्रू क्रॉस करके इनर कंपार्टमेंट में मूव किया तो उस एनर्जी को कैप्चर किया ADP और IP ने, और ये दोनों कंबाइन करके बना दिए क्या? ATP. हाँ बिल्कुल सही बात है. लेकिन यहां पर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है क्या? ATPase. ADP और IP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है ATPase, या फिर इसी को बोलते हैं ATP सिंथेज. ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कराता है. तो यहां पे तो कोई एंजाइम दिखाई नहीं, यहां पे तो कोई ATPase एंजाइम जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है. यहां पे तो F0 पार्टिकल दिख रहा है जो कि इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करवा रहा है, और F1 पार्टिकल दिख रहा है जहां पे ये ADP और IP कंबाइन हो रहे हैं जिससे ATP बन रहा है. वेयर इज ATPase? देन यहां पे ये जो हमारा F1 पार्टिकल है यही है हमारा ATPase. ओके, F1 पार्टिकल इटसेल्फ इज द ATPase एंजाइम. गॉट इट? तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? आउटर मेम्ब्रेन पे पोरन्स, इनर मेम्ब्रेन पर फोल्ड्स, फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी, और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पर जो पिन लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं इनको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल. इसको थोड़ा हमने और जूम करके देखा तो F0 F1 पार्टिकल का जो F0 पार्ट है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है. इन दोनों को बीच में एक स्टॉक लगा हुआ है और ये बाहर निकला हुआ है, ये F1 पार्टिकल है, और यही F1 पार्टिकल जो है ये ATPase है जो कि ADP और IP की रिएक्शन करवा के ATP सिंथेसाइज कराता है. ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है. यहाँ पर जो H प्लस आयन है जो कि आउटर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है वो मूव करते हैं इनर कंपार्टमेंट की तरफ, और जब ये मूव करते हैं तो उसकी एनर्जी को कैप्चर करके ADP और IP जुड़ जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन हो जाता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है या ATP का प्रोडक्शन हो रहा है. तो हम कह नहीं सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल. Why mitochondria is the powerhouse of the cell? Because यहाँ पे एनर्जी बन रही है ADP और IP के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, ये कुछ बात हो गई यहाँ पे. तो थोड़ी आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. तो अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट इज अ साइट ऑफ
इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे क्या बनता है, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एक तो यहां पे एटीपी बनता है और दूसरा यहां पे एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये अगर एक्सेस एटीपी बन गया है और सेल को अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एटीपी जो है वो स्टोर भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम सिंपली कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। गॉट इट? थोड़ा और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ये डिवाइड बाय फिजन। ठीक है, फिजन के थ्रू ये डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम इसके थोड़ा ओरिजिन के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें ये बोला गया है एंडोसिम्बायोटिक, मतलब हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया। तो इसके लिए थ्योरी दी जाती है जिसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया। इसमें ये बोला जाता है कि कोई एक सेल है, उसने फैगोसाइटोसिस करके किसी बैक्टीरिया को, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और उसमें ये सर्कुलर डीएनए है, उसके अंदर राइबोसोम भी है। ठीक है, तो ये सेल है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और सेल ने फैगोसाइटोसिस करके किसी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया और उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ सेल के साथ, और फिर वो जो बैक्टीरिया है उसी से माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ, ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं, व्हाई? माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बीच में कुछ सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है। देखो, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हमको फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, हाँ होता है, इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, हाँ ये भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मेसोसोम बोलते हैं। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, इसमें भी 70S राइबोसोम होता है। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड फॉर द origin of mitochondria and it is endosymbiotic relationship of bacteria। ये जरूर याद रखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड करता है फिजन के थ्रू। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट
enough about mitochondria with respect to the NEET exam. Okay, so thank you very much and let's crack it.